सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाई कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसकी लगातार 28 वीडियो की सीरीज में अपन ने पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो चैप्टर है उसको पूरा डिटेल में अच्छे से समझा। आज अपन इसके पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट 29 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, विभिन्न कंपटीशंस में पूछे जाते हैं, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से उनका उत्तर दिया जाता है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए बोर्ड पे आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ूं, H2O एक द्रव है तथा H2S गैस है, क्यों? ये जो बात हो रही है ये बात हो रही है सामान्य तापमान पर। हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो अपन वो कंडीशन किस पे मानेंगे? सामान्य ताप पर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा अगर नहीं दिया हुआ है तो सामान्य ताप ही आप मानेंगे। ठीक है, सामान्य ताप का मतलब 298 केल्विन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन क्या है। H2O द्रव है, H2S गैस है, क्यों होता है ऐसा? H2O में जब अपन इसकी संरचना देखते हैं तो H2O की जो संरचना है वो कैसी है? वी शेप्ड है। वी के जैसी इसकी आकृति होती है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता का मान, देखिए मैं जो बोल रहा हूं वो इसका उत्तर है जो आपको लिखना है। H2O में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता का मान हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता से बहुत ज्यादा होता है। अतः OH बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होते हैं। इससे क्या होगा? ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है और H2O अणु ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। जल में विभिन्न H2O इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि एक अणु का धनावेशित सिरा दूसरे अणु के ऋणावेशित सिरे के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाता है। देखिए H2O का एक अणु है, इसमें हाइड्रोजन कौन सा सिरा है? धनावेशित सिरा है। और दूसरे अणु का ऑक्सीजन है, वो कैसा सिरा है? ऋणावेशित सिरा है। इनके मध्य ही आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है और आकर्षण बल को अपन यहां पर क्या कह रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। दो अलग अलग अणुओं के बीच में यह बॉन्ड है तो अपन कहेंगे अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध। तो जल में सामान्य ताप पर अंतराअणुक हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति के कारण सामान्य तापमान पर यह द्रव होता है। अब बात करें H2S की। H2S जो होता है उसमें देखिए, मैं इसको इस दूसरे प्रश्न को एक बार हटा दूं यहां से। H2S की जो ज्यामिति होती है वो भी V जैसी ही होती है, लेकिन सल्फर और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणताओं में ज्यादा अंतर नहीं होने के कारण S और H के मध्य जो बंध है वो ध्रुवीय प्रकृति का नहीं हो पाता है। ध्रुवीय प्रकृति का नहीं होने के कारण H2S में अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते हैं। अतः सामान्य तापमान पर यह गैसीय प्रकृति या गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो ये कारण है कि सामान्य तापमान पर H2O द्रव है और H2S गैस है। क्लियर? अब दूसरा जो प्रश्न था वो देखिए क्या था। समूह 15 को अपन वर्ग 15 भी कह सकते हैं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए।
ये है दूसरा प्रश्न, देखिएगा। पी खंड का ही सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2Np126। ये पी खंड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पी खंड में 6 समूह पाए जाते हैं। समूह 13 से लेकर समूह 18 तक अपन पी खंड बोलते हैं। पी खंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षकों में भरे जाते हैं। समूह 13 में क्या होगा? पी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो देखिए, सिर्फ समूह 15 ही नहीं, सारे समूहों की अपन अगर बात कर लें तो देखिए, समूह 15 के साथ साथ अपन पूरा पी खंड ही देख लेंगे। 13वें समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 13वां समूह पी खंड का पहला समूह है। तो एस में तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है ही, पी में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। क्यों? क्योंकि 13वां समूह पी खंड का पहला समूह है, तो पी में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। 14वें समूह में पी में 2 आ गए। 15वें समूह में पी कक्षकों में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। 16वें समूह में NS2Np4 हो गया और 17वें समूह में NS2Np5 और 18वें समूह में NS2Np6 हो जाता है। तो पूछा क्या है? 15वां, ये हो गया। किसी एग्जाम में 15 है तो हो सकता है दूसरे एग्जाम में और कोई से समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाए, तो ये पूरे पी खंड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन इस तरह से बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। एक अभिक्रिया दी हुई है, क्लोरीन के साथ NaOH की अभिक्रिया करवा रहे हैं। NaOH कैसा है? ठंडा है और तनु है। देखिए, जब अपन ने क्लोरीन पढ़ा था तो उसमें अपन ने देखा था कि जो क्लोरीन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है, लेकिन बनने वाले उत्पाद की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि NaOH की प्रकृति कैसी है। जब ये ठंडा एवं तनु होता है तो देखिए क्या बनेगा? NaCl प्लस NaOCl और प्लस H2O। जब क्लोरीन गैस की अभिक्रिया ठंडे और तनु NaOH के साथ करवाई जाती है तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड ये बनते हैं मुख्य उत्पाद के रूप में। अब प्रश्न में तो सिर्फ इतना ही पूछा है, लेकिन इसका एक भाग और है जो किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो देखिए क्या है? NaOH की अभिक्रिया क्लोरीन से कराएं और ये कैसा हो? गर्म हो एवं सांद्र हो, तो क्या उत्पाद बनेंगे? तो देखिए बनेंगे NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O। NaCl और NaClO3 ये उत्पाद इसमें बनते हैं। NaClO3 क्या है? सोडियम क्लोरेट। और इसको अगर संतुलित करें तो ये 6, 5, 3 और ये 3। तो देखिए, जब NaOH ठंडा और तनु है तो उत्पाद बनेंगे सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड, और NaOH जब गर्म एवं सांद्र है तो उत्पाद बनेंगे NaCl के साथ सोडियम क्लोरेट बनेगा, न कि सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये अंतर आ जाता है। तो देखिए, गर्म और सांद्र की जगह ठंडा तनु लेने पे दोनों में उत्पाद की प्रकृति बदल जाती है। तो ये दोनों ही इक्वेशन हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, XeOF4 की संरचना बनाइए। सिर्फ संरचना बनानी है। जिनोन के बहुत सारे यौगिकों की अपन ने संरचनाएं बनाई थी, XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, XeOF4, इन सब की संरचनाएं अपन पढ़ चुके हैं। देखिए क्या होता है, जिनोन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। इनकी व्यवस्था कैसे होती है? जिनोन है
4 फ्लोरीन एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये चारों फ्लोरीन एक ही तल में वर्ग के चारों कोनों की तरफ अभिविन्यासित रहते हैं और जो ऑक्सीजन है वो इस तल के लंबवत जिनोन से द्विबंध के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखो जिनोन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 8 इलेक्ट्रॉनों में से इसने 6 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में काम में ले लिए। 1 2 3 4 और 2 ऑक्सीजन के साथ कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में यहां पर जुड़े होते हैं। तो ज्यामिति कैसी हो गई? वर्ग पिरिमिडीय। तो इस अणु की संरचना है वर्ग पिरिमिडीय जो आपके सामने है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान फ्लोरीन से अधिक क्यों होता है? सबसे पहले अपन देखें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा Cl- बना, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा F- बना, साथ में कुछ ऊष्मा निकली। यहां मैं लिख देता हूं क्लोरीन के लिए ΔH1 और फ्लोरीन के लिए ΔH2। ΔH1 का मान ΔH2 से ज्यादा है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है? किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एंथैल्पी परिवर्तन को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। ज्यादातर तत्वों के लिए ऋणात्मक है, मतलब ऊर्जा निकलती है। जो समूह 17 के तत्व हैं, जो हैलोजन है, उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के ऋणात्मक मान पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब क्लोरीन और फ्लोरीन की तुलना करें तो देखिएगा फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है, इसमें रिक्त डी कक्षक भी नहीं पाए जाते हैं। इससे क्या होगा? फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व काफी उच्च हो जाता है। फ्लोरीन के उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण ये इलेक्ट्रॉन घनत्व जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, अतः जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ पाएगा फ्लोरीन में। अतः ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लोरीन से जुड़ेगा तो कम ऊर्जा का निष्कासन होता है। जबकि क्लोरीन है उसका आकार फ्लोरीन से बड़ा है, इसमें रिक्त डी कक्षक भी पाए जाते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, तो जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रतिकर्षण कम होने के कारण ये क्लोरीन से आसानी से जुड़ पाएगा, अतः निकलने वाली ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। तो संक्षेप में अगर मैं एक लाइन में कहूँ, फ्लोरीन के उच्च घनत्व के कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान, फ्लोरीन के उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के ऋणात्मक मान क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की ऋणात्मक मानों से कम होते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। देखिए पहले भी एक क्वेश्चन है, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी अभिक्रियाएं हैं पी खंड में, उनमें से कोई ना कोई ऐसी अभिक्रिया जरूर पूछी जाती है जिसमें क्या आएगा कि अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ये जो विधि है आपके सामने, ये विधि है HCF4 जिनोन टेट्राफ्लोराइड से जिनोन हेक्साफ्लोराइड बनाने की ये विधि है। HCF4 की अभिक्रिया O2F2 से करा रहे हैं 143 केल्विन तापमान पर। तो देखिए क्या बनेगा, HCF6 बनेगा और O2 निकल जाएगा। आपको ये लिखना है, अभिक्रिया पूर्ण हो गई। तो जितने भी अभिक्रियाएं मैंने आपको बताई हैं, पूरे 28 वीडियो में पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो इन अभिक्रियाओं को आप ढंग से पढ़िएगा। अब देखिए H3PO3 की संरचना बनाइए। ये है फास्फोरस के ऑक्सो एसिड। प्रश्न में चूंकि H3PO3 पूछा है, लेकिन इसके दो और अम्ल अपन साथ में लेके चलेंगे, H3PO2 और H3PO4 दोनों को साथ में लेके चलेंगे, ताकि तीनों की संरचना एक साथ देख लें, क्या पता किस एग्जाम में कौन सा पूछ लिया जाए। तो देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ H3PO2,
फिर H3PO3, फिर H3PO4। देखिएगा, फास्फोरस के साथ तीनों में ये संरचना तो आप बना ही दो। फास्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा और एक OH समूह को आप सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दिया। अब देखिए वापिस H3PO2 में ऑक्सीजन 2 काम में आ गए, फास्फोरस काम में आ गया, एक हाइड्रोजन काम में आ गया, 2 हाइड्रोजन बचे, वो सीधे ही फास्फोरस से जोड़ दो क्योंकि ऑक्सीजन तो सारे काम में आ गए। तो ये हो गई H3PO2 की संरचना। 2 हाइड्रोजन सीधे फास्फोरस के साथ जुड़े हुए हैं। अब H3PO3 में देखिएगा, फास्फोरस काम में आ गया, 2 ऑक्सीजन काम में आ गए, एक हाइड्रोजन काम में आ गया। इसका मतलब एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन अभी बचे हुए हैं। तो जो ऑक्सीजन बचा हुआ है वो सीधा नहीं जुड़कर OH के रूप में जुड़ेगा और जो हाइड्रोजन बचा है वो सीधे ही फास्फोरस से जुड़ जाएगा। तो यह है H3PO3 की संरचना। और चूंकि यहाँ H3PO4 में 4 ऑक्सीजन है, 2 काम में आ गए, 2 अभी भी बचे हुए हैं, हाइड्रोजन भी 2 बचे हुए हैं। इस तरह की कंडीशन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बचे हों तो उनको OH के रूप में फास्फोरस से जोड़ दो। तो यह है H3PO2 की संरचना, ये H3PO3, ये H3PO4। कोई सी भी संरचना अगर आपसे पूछी जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लोरीन के 4 ऑक्सो अम्लों के रासायनिक सूत्र लिखिए। 4 ऑक्सो अम्ल कौन कौन से हैं? पहले मैं नाम लिख दूं, हाइपोक्लोरस एसिड, फिर है क्लोरस एसिड, फिर है क्लोरिक एसिड, और फिर है परक्लोरिक एसिड। यहां लिख दूं मैं, परक्लोरिक एसिड। ये 4 हैं जो क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल हैं। हाइपोक्लोरस एसिड क्या है? HOCl। संरचना कैसी है? Cl के साथ में OH जुड़ा हुआ है, HOCl। ये हाइपोक्लोरस की संरचना है, HOCl। क्लोरस क्या होता है? HOClO या HClO2 भी जिसको अपन कह सकते हैं। तो देखिएगा, HOCl और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड O। तो ये हो गई HOClO। क्लोरिक एसिड का सूत्र होता है HOClO2 या HClO3 भी जिसको अपन कह सकते हैं। तो HOCl के साथ 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यह है HOClO2 या HClO3 भी जिसको अपन कह सकते हैं, क्लोरिक एसिड। फिर है परक्लोरिक एसिड। तो परक्लोरिक एसिड हो गया HOClO3। इसे HClO4 भी आप लिख सकते हैं, परक्लोरिक एसिड। तो ये है 4 ऑक्सो अम्ल क्लोरीन के। देखिए, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल, सल्फर के ऑक्सो अम्ल, हेलोजनों के ऑक्सो अम्ल, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, इनकी संरचनाएं पूछी जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, उत्कृष्ट गैस समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब विधि, जिसको अपन MRI भी कहते हैं, में इस समूह का कौन सा तत्व उपयोगी है? देखिए, प्रश्न तो काफी बड़ा है लेकिन उत्तर इसका काफी छोटा सा है। तो इसका उत्तर क्या है? अभी अपन ने पूरे P खंड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे थे। उत्कृष्ट गैसें कौन से समूह में आती हैं? 18वें समूह में। 18वें समूह में क्या है कि जो संयोजी कोष के P कक्षक हैं वो पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? NH2Np6। अष्टक पूर्ण है, 6 इलेक्ट्रॉन तो P कक्षकों में, 2 इलेक्ट्रॉन S कक्षकों में है। MRI में कौन सा तत्व उपयोगी है? अपन ने पढ़ा था उत्कृष्ट गैसों के उपयोग, उसमें भी अपन ने देखा था। तो
तो कौन सा तत्व काम में आता है? हीलियम काम में आता है MRI में, और NMR में भी हीलियम ही काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, C2H5OH की PCl3 और PCl5 के साथ पृथक पृथक रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। मतलब क्या करना है आपको? C2H5OH प्लस PCl3, C2H5OH प्लस PCl5, ये दो अभिक्रियाएं आपको बतानी है। तो सिंपल सा है, PCl3 हो चाहे PCl5 हो, ऐसे यौगिक से क्रिया करें जिनके अणु में OH समूह पाए जाते हैं। जैसे फिनॉल में OH है, एथेनॉल में OH है, ठीक है, एसिटिक अम्ल में OH है। तो इस तरह के जो समूह हैं तो उनमें क्या होगा? जहां OH है वहां Cl आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो देखिए C2H5Cl और यहां भी C2H5Cl, जहां OH है उस OH को हटा दो और Cl लगा दो, दोनों में ही, PCl3 में भी और PCl5 में भी। प्लस अगर PCl3 है तो सह उत्पाद के रूप में बनता है H3PO3। ऑक्सीजन 3 हो गए तो ये 3 हो गए, ठीक है ना। तो H3PO3 का निर्माण होता है क्योंकि 3 OH इन Cl की तरह आगे जुड़ गए, Cl तीनों यहां जुड़ गए और Cl की जगह OH आ गया, तो H3PO3 आ गया, बन गया। अब देखिए यहां पर भी क्या बनेगा? C2H5Cl प्लस PCl5 अगर है तो सह उत्पाद के रूप में आता है POCl3 प्लस HCl। ये ऑक्सीजन आ गया यहां पे, और जो यहां पे H है ना, ये वाला OH वाला H, ये Cl के रूप में निकल जाता है। तो ये H Cl के रूप में निकल गया, एक Cl यहां चला गया, एक Cl यहां जुड़ गया, 3 Cl इसके पास पहले से ही है। तो POCl3 सह उत्पाद कब बनेगा? जब PCl5 काम में लेंगे। H3PO3 कब बनेगा? जब PCl3 काम में लेंगे। तो ये अभिक्रिया हो गई। ये अभिक्रिया कहाँ पढ़ेंगे आप? PCl3 PCl5 पढ़ा, उसमें पढ़ी अपन ने। एल्कोहल में भी ये अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो इसमें अभिक्रिया वापस आएगी। जब अपन एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे तो भी उसमें ये अभिक्रिया आएगी। तो 2 या 3 बार इस अभिक्रिया को और पढ़ेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये अभिक्रिया है। एप्सम लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? ये है MgSO4 7H2O। ये इप्सम लवण बोल दो चाहे एप्सम लवण बोल दो, उसका रासायनिक सूत्र होता है। सिंपल है। अमोनिया एक लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करता है, समझाइए। सबसे पहले देखें लुईस क्षारक क्या होता है। लुईस क्षारक वे यौगिक या अणु होते हैं जो अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, उनको अपन लुईस क्षारक कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उन्हें लुईस अम्ल कहते हैं। अमोनिया में इस तरह की संरचना होती है, पिरामिडीय संरचना है। नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन एकल बंधों से जुड़े हुए हैं। चूंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता उच्च है तो ये NH बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो इससे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और वह इलेक्ट्रॉन घनत्व नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर को प्रतिकर्षित करता है। इससे यह लोन पेयर आसानी से दान किया जा सकता है। अतः यह एक लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करता है। उदाहरण लें, जैसे NH3 की अभिक्रिया अगर आप BF3 से कराएं तो देखिए क्या बनेगा, NBF3 और NH3। ये अभिक्रिया हो रही है। इसमें देखिए क्या है, उपसहसंयोजक बंध बना नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में। तो बोरोन तो इलेक्ट्रॉन ग्राही हो गया, नाइट्रोजन हो गया इलेक्ट्रॉन दाता। तो ये तो हो गया लुईस क्षार, और BF3 क्या हो गया, लुईस अम्ल हो गया। तो लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार के मध्य अभिक्रिया कराने से क्या बनता है, उपसहसंयोजक बंध बनता है, जिसमें लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की तरह व्यवहार करता है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। अपन उदाहरण भी दे सकते हैं। H3PO2 की अपचायक प्रकृति को समझाइए। देखिए कैसे।
संरचना देखिए इसकी, अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, P के ऊपर O और एक OH लगा दिया, ठीक है, 2 H बच गए, ये लो मैंने लगा दिए। अब ये है H3PO2 की संरचना। अब मैं संरचना बनाऊं H3PO3 की। क्यों बना रहा हूं, पूछा तो H3PO2 ही है, H3PO2 एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक अलग क्वेश्चन भी बनता है, उसको मैं बताऊंगा। देखिए P डबल बॉन्ड O H OH OH, ये H3PO3 की संरचना हो गई। और H3PO4 की संरचना P, यहाँ पे डबल बॉन्ड O OH OH OH, ये H3PO4 की संरचना हो गई। मैं इनको यहां से मिटा दूं, थोड़ा स्पेस हो जाए तो आपको क्लियर दिख जाएगा। देखिएगा, ये जो ऑक्सो अम्ल हैं, इनमें वे हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन पर जुड़े हुए हैं वो हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेंगे, और वे हाइड्रोजन जो सीधे फास्फोरस से जुड़े हुए हैं वो अपचायक प्रकृति दर्शाएंगे। तो देखिए H3PO2 में 2 हाइड्रोजन हैं, वो सीधे फास्फोरस से जुड़े हुए हैं, तो इसकी अपचायक प्रकृति काफी उच्च है। H3PO3 में सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है फास्फोरस से, और H3PO4 में कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इन तीनों की अपचायक प्रकृति का क्रम क्या है, ये हो जाता है। सबसे प्रबल अपचायक हो गया H3PO2, उससे कम अपचायक हो गया H3PO3, और उससे कम अपचायक हो गया H3PO4। तो H3PO2 की अपचायक प्रकृति क्यों है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन सीधे फास्फोरस से जुड़े हुए हैं, जो किसी भी अभिक्रिया के दौरान दूसरे अभिकर्मक को अपचयित करने में प्रयुक्त होते हैं। ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया, लेकिन इसी क्वेश्चन में देखिए इनके क्षारकता का क्रम देखें तो देखिएगा, H3PO2 में सिर्फ एक OH है, यहां से एक H+ निकलेगा। H3PO3 में 2 OH हैं तो 2 H+ निकलेंगे। H3PO4 में 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजनों पर है तो 3 H+ निकलेंगे। तो देखिए H3PO2 H3PO3 H3PO4, H3PO2 की क्षारकता कितनी है, 1, H3PO3 की 2, और H3PO4 की क्षारकता होती है 3। ये भी बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कोई सा भी अम्ल दे देते हैं और पूछते हैं इसकी क्षारकता का मान कितना है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन भी साथ में हो गया। और देखिए अम्लीय सामर्थ्य का क्रम, प्रबल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल कौन सा है। देखिएगा फास्फोरस पे जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो फास्फोरस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यून। ये फास्फोरस दूसरे ऑक्सीजन जो OH के रूप में जुड़ा हुआ है उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और उस OH में से H+ आसानी से निकलेगा। तीनों प्रकार के अम्लों में ऐसा ही होगा, लेकिन H3PO2 में देखिए इस P डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ गए तो इसका प्रभाव सारा का सारा एक OH पे पड़ रहा है, तो यहाँ से H+ आसानी से निकलेगा। H3PO3 में कितने OH समूह जुड़े हैं फास्फोरस से, 2 जुड़े हुए हैं, तो इस -I प्रभाव का जो प्रभाव पड़ेगा वो 2 OH पे बट जाएगा, तो इन पे आधा आधा प्रभाव पड़ा, तो यहाँ से H+ का निकलना थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ इस -I का जो प्रभाव है वो 3 OH समूहों में बट जाएगा, तो एक OH पे प्रभाव कम हो जाएगा, तो इसमें से H+ का निकलना और भी धीमा हो जाएगा। तो सबसे आसानी से H+ किस में से निकलेगा, H3PO2 में से। तो H3PO2 सबसे ज़्यादा अम्लीय, फिर H3PO3, और सबसे कम अम्लीय है H3PO4। देखिए क्षारकता H+ आयनों की संख्या प्रति अम्ल निकलना अलग चीज़ है, वो तो होती है क्षारकता, और कितना आसानी से H+ निकलता है वो होता है अम्लीय सामर्थ्य। तो H3PO2 इन तीनों में सबसे प्रबल अम्ल है, और H3PO4 है वो सबसे दुर्बल अम्ल है इन तीनों में, और क्षारकता का क्रम ये है, और ये क्रम हो गया इनके अपचायक प्रकृति का। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन P खंड के। क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए थे
वो अपने यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको बताए हैं। तो ये आज हो गया अपना पी खंड चैप्टर नंबर 7 पूरा। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।